आज यहाँ चर्चा करेंगे संक्षारण की। तो पहले संक्षारण होता क्या है। आपने देखा होगा कि खुले में जब कहीं भी कोई लोहे की चीज़ पड़ी रहती है तो उस पर लाल भूरी परत चढ़ जाती है, इसको हम जंग कहते हैं। तो संक्षारण को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: वायुमंडल में उपस्थित नमी और गैसों द्वारा धातुओं का धीमी गति से अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत जमना, चांदी की सतह का मैला हो जाना। तो जो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे लोहे में जंग लगने की। तो आप देखें, यदि हम लोहे को छाया में रखें यानी सूखे स्थान पर रखें तो काफ़ी दिन तक लोहा चलता है, उसमें बहुत देर में जंग लगती है। लेकिन यदि नम मौसम हो या गीला हो तो नमी की उपस्थिति में जंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो जो लोहे में जो जंग लगती है वो एक ऑक्साइड होता है लोहे का, जो जलीयोजित लवण हो जाता है, यानी ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O। आइए हम चर्चा करें यहाँ पे जंग लगती कैसी है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें जंग लगने की क्रियाविधि की, तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है, जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब खुरदुरी सतह पर जल की बूंद आती है तो और जल में कोई लवण है तो संक्षारण होने लगता है। इसमें आपकी विद्युत रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं लोहे की एक कहीं पे थोड़ी सी खुरदरी सतह है, यहाँ पे पानी की बूंद जम गई है और जो पानी की बूंद है इसमें कोई लवण खुला हुआ है। उदाहरण के तौर पर ले लें, यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी में घुल जाती है तो H2CO3 बना लेती है। अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है तो H2SO3 बन जाएगा। ये दोनों लवण हैं और इसमें ये जल में आयन के रूप में रहते हैं। यदि H2CO3 है तो ये जल में H+ आयन और CO3 2- आयन के रूप में उपस्थित रहता है। ये आयन विद्युत अपघट्ट का काम करते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब अपन देखें यहाँ पर जो हमने एनोड लिखा हुआ है, यहाँ पे एनोड पे क्रिया होती है। लोहे के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड पे आ जाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन और पानी में से जो लवण है H+ आयन, पानी में जो H आयन है वो और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के और जल में बदल जाते हैं। देखिए अब क्रिया इस तरह होती है। एनोड पे जो क्रिया होती है वो इस तरह है, 2Fe बराबर 2Fe2+ आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड विभव है लोहे का ये है -0.44 वोल्ट। और कैथोड पे क्रिया होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल से ली जाती है, 4H+ आयन पानी से लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से आए हैं। इनको मिलकर के 2 पानी के अणु बनते हैं। यहाँ पे आप देखें कि E0H2O O2+ H+ आयन बराबर क्या बनता है, ये बनता है H2O। तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो होता है +1.34 वोल्ट, +1.23 वोल्ट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और H आयन से मिलकर के जल बनने में जो क्रिया होती है, इस क्रिया का विभव होता है, मानक अपचयन विभव होता है +1.23 वोल्ट। अब हम समग्र क्रिया देखें तो ये समग्र क्रिया इस तरह हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2Fe + O2
4H प्लस 4H आयन, इलेक्ट्रॉन से इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से, इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से समग्र क्रिया ये हो जाएगी 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H आयन बनता है 2Fe2 प्लस 2H2O। अब हम देखें इससे जो सेल बन गया है, एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। इस सेल का जो विभव है वो कैसे निकालेंगे, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एथोड, यानी इसका जो मानक विभव होगा, मानक सेल विभव, ये हो जाएगा E1.23 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट, यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। इस तरह से ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.67 वोल्ट। इस विभवांतर में चूंकि हमें धनात्मक विभवांतर मिलता है, तो ये क्रिया स्वतः प्रवर्तित हो जाएगी, अपने आप चलने लगेगी। यदि जल में लवण हो तो चालकता और अधिक बढ़ जाती है, यानी संचारण की तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर की ऑक्साइड भी रहते हैं, तो उससे सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनते हैं, तो उससे और तेजी से संचारण होने लगता है। और ये जो आयन बनते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके, Fe2 प्लस आयन और तो Fe2 प्लस आयन वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के Fe3 प्लस आयन बनाएगा, और Fe3 प्लस आयन Fe3 जी मिलकर के Fe2O3 बना देता है, और जो जलयोजित होकर के जंग का रूप ले लेता है, Fe2O3 XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इस तरह ये रिएक्शन होगी, Fe2 प्लस एक्वस प्लस O2 बराबर 4H2O प्लस 4H2 हो जाएगा, इससे क्या बनेगा Fe2O3 और प्लस H प्लस आयन, 8H प्लस आयन मिलेंगे इसमें। ये दोबारा फिर से क्रिया में भाग लेते हैं और एक क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, और ये फिर जो आयरन की ऑक्साइड बने वो पानी से जलयोजित होकर के जंग का रूप ले लेती है। अब हम संचारण को ये देखें कि किन परिस्थितियों में संचारण अधिक होता है, किन में कम होता है। आप यहाँ देखें कि जब नमी और वायु होती है तब संचारण बढ़ जाता है, अशुद्धियाँ ज़्यादा हों, जल में अशुद्धियाँ अधिक हों, या धातु में अशुद्धियाँ अधिक हों, तो संचारण बढ़ जाता है, क्योंकि अशुद्धियों के कारण उनमें छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं, क्योंकि अशुद्धियों में कोई अन्य धातु है और उसका अपचयन भाव लोहे से कम होगा, तो लोहे की संचारण की गति और तेज हो जाती है। और यदि आप उसका अपचयन भाव अधिक होगा तो धीमी हो जाती है, यानी संचारण को प्रभावित करता है कि लोहे में कौन सी धातु अशुद्धि के रूप में मिली हुई है। धातु की क्रियाशीलता का भी संचारण पर प्रभाव पड़ता है। जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो तेजी से संचारित होगी, और जो कम क्रियाशील होगी उसके संचारण की दर कम रहेगी। और इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखें, जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो जल्दी संचारित होती हैं, जो नीचे वाली धातुएं हैं वो धीमे संचारित होती हैं। जैसे सोने में संचारण नहीं पाया जाता है, बहुत दिनों तक मिट्टी में दबा रहता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन लोहे में तुरंत लग जाती, तांबे को थोड़ा टाइम लगता है। जल में विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति हो अगर, या किसी धातु की सतह पर कोई विद्युत अपघट्ट हो, तो भी संचारण की दर तीव्र हो जाती है। धातु की सतह अगर सपाट हो तो संचारण नहीं होता, कम होता, यदि विकृत हो जाए, खुरदुरी हो जाए तो संचारण तीव्र हो जाता है। वायुमंडल में भी अगर गैसें उपस्थित हैं, CO2 है तो H2CO3 बन जाता है, और SO2 है तो H2SO3 और H2SO4 बन जाती है, जो संचारण के लिए अचायन उपलब्ध कराती है। माध्यम का pH, क्षारीय माध्यम में संचारण कम रहता है। जैसे जैसे pH घटता है, यानी वो क्षारीय माध्यम से अम्लीय माध्यम की ओर जाता है, तो संचारण की दर बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे संचारण से बचने के उपाय, कैसे बचा सकते हैं।
तो पहला उपाय तो ये है कि धातु को हम उसकी नमी के संपर्क से बचाएं, तो संक्षारण से बची रहेगी। तो धातु की सतह पर हम पेंट कर सकते हैं। पेंट क्या होता है, एक रोधी परत बना लेता है जिससे धातु नमी के संपर्क में नहीं आ पाती। दूसरा, अपन धातु पे तेल, ग्रीस या एक नया यौगिक है बिस्फिनोल, इसकी हम कोटिंग कर देते हैं। तो इसकी कोटिंग करने से भी धातु नमी के संपर्क में, नमी और वायु के संपर्क से बची रहती है। तीसरा उपाय है विद्युत लेपन। जब हम किसी धातु, अधिक क्रियाशील धातु पे कम क्रियाशील और संक्षारित न होने वाली धातु की विद्युत लेपन कर देते हैं तो धातु संक्षारण होने से बच जाती है। लेकिन जैसे इसकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो परत है उस पर खरोंच आ जाती है तो फिर धातु संक्षारित होने लग जाती है। अगला चौथा एक उपाय है बलिदानी या उत्सर्ग संरक्षण, यानी सैक्रिफिकेशन प्रोटेक्शन। इस समय क्या होता है, धातु की सतह पर उससे अधिक सक्रिय धातु की परत चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है, उदाहरण के तौर पे हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने से समझ सकते हैं। तो जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो संचारित होती रहती है और मूल धातु बची रहती है। इसमें उसके जो मानक अपचयन भाव है उसका रूल रहता। देखिए आप, जैसे जिंक है, जिंक का आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक सॉलिड बनाता है, तो ऐसे में इसका जो अपचयन मानक अपचयन भाव है -0.76 है वोल्ट है, और लोहे का जो मानक अपचयन भाव है -0.44 वोल्ट है। तो इसमें जिंक का जो अपचयन भाव है वो आपको कम है, तो ऐसे में जिंक का अपचयन शीघ्र होगा, जिंक पहले ऑक्सीकृत हो जाएगा, लोहा बचा रहेगा। इसके विपरीत यदि हम लोहे पर टिन की परत चढ़ा दें तो जब तक टिन ऊपर रहेगा तब तक तो लोहा बचा रहेगा, लेकिन जैसी खरोंच होगी तो टिन और लोहा दोनों संचारित होने लग जाएंगे और फिर लोहा अधिक तेजी से संचारित होगा, क्योंकि जो टिन का अपचयन भाव है वो है -0.14 वोल्ट, और ये की लोहे की अपचयन भाव की तुलना में अधिक है। 0.14 लिखना है यहाँ पे, 0.14 वोल्ट। और तांबे का है +0.34 वोल्ट। अगर टिन की परत कॉपर पर चढ़ाएं तो चूँकि ये कॉपर की तुलना में अधिक है टिन का अपचयन भाव, इसलिए टिन संचारित हो जाएगा, कॉपर को बचाए रखेगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जिसका अपचयन भाव अधिक होता है वो देर में संचारित होती है, जिसका अपचयन भाव कम होता है वो तेजी से संचारित होती है। तो ऐसे में हम बचा सकते हैं धातु को उससे अधिक संचारण क्रियाशीलता वाली धातु की परत चढ़ा करके। और जो पांचवा उपाय है वैद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण, ये उन धातु की वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको जमीन के अंदर दबाना होता है या वो पानी के अंदर दबी होती हैं। तो इस स्थिति में हम किसी सुचालक तार से उस वस्तु का संपर्क किसी अधिक तीव्रता संचारण होने वाली धातु के टुकड़े से कर देते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक लोहे की टंकी है जिसको ज़मीन में गाड़ा गया है, इसको एक तार से हमने एक मैग्नीशियम का टुकड़ा जोड़ दिया है। तो मैग्नीशियम या जिंक का टुकड़ा भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं मैग्नीशियम का जो अपचयन भाव है वो होता है -2.37 वोल्ट, यानी बहुत कम होता है। जिंक का अपचयन भाव होता है -0.76 वोल्ट, और लोहे का अपचयन भाव होता है -0.44 वोल्ट। तो यदि हमने लोहे से मैग्नीशियम को जोड़ दिया गया है तो चूंकि इन दोनों के अपचयन भाव में बहुत अधिक अंतर है, तो जिसका अपचयन भाव कम है वो एनोड बनेगा, जिसका अपचयन भाव ज़्यादा है तो वो कैथोड बनेगा। और आपको पता है कैथोड पे धातु जमती है।
एनोड से धातु की आयन बनती है। तो यहाँ पे एनोड पे मैग्नीशियम का टुकड़ा लगा हुआ है तो मैग्नीशियम आयनित हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आयन वगैरह हैं वो ऑक्सीजन और इन इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके H2 बना लेते हैं और लोहा जंग लगने से बचा रहता है। इस तरह पानी में डूबे हुए पाइप वगैरह हैं उनके लिए भी यही काम करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन जिंक का ले लें। मान लो जिंक पर परत चढ़ी हुई है, जिंक की परत लोहे पर चढ़ा दी गई है, तो यहाँ भी यही रहेगा कि यहाँ पे जिंक एनोड का काम करेगा और लोहा कैथोड का काम करेगा। तो जिंक संचारित होता जाएगा और लोहा बचा रहेगा। एक और उपाय है जंग विरोधी विलयन लगाना। हम लोहे आदि धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर हम क्षारीय फॉस्फेट, जैसे सोडियम फॉस्फेट है, कि उबलते हुए शांत विलयन में उस धातु को डुबो देते हैं, जिससे धातु पर उसके फॉस्फेट की परत चढ़ जाती है जो कि अम्लीय होता है। हम जब जैसे सोडियम फॉस्फेट इस पे चढ़ाते हैं तो इस पे धातु क्रिया करके इसका स्वयं का फॉस्फेट बन जाता है और जो कि अक्रिय होता है। हम कभी कभी सोडियम फॉस्फेट की जगह पे हम सोडियम क्रोमेट भी लगाते हैं और इनका उपयोग क्या में होते हैं, कार का रेडिएटर है या कार का इंजन है, उनको जंग से बचाने के लिए इस तरह के विलयन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जंग विरोधी विलयन में सोडियम फॉस्फेट के उबलते हुए शांत विलयन में धातु को डुबो देते हैं। या इसकी जगह पे हम सोडियम क्रोमेट के शांत विलयन को भी ले सकते हैं।